तो हम केवल इस कोरोना को, जो नया वेरिएंट है, इसके मत्थे बिल फाड़ रहे हैं कि आज इसने गिरा दिया, लेकिन दरअसल सुलग तो मार्केट बहुत पहले से रहा था। तो आपको क्यों लगता है कि आज ओवरडन हो गया है, आगे नहीं गिरना चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है नीरज जी। ओवरऑल देखिए मार्केट्स चीप नहीं है, वैल्यूएशंस बढ़े हुए थे, बट वैल्यूएशंस क्यों बढ़े हुए हैं? वैल्यूएशंस इसलिए बढ़े, एक पैसा है मार्केट में, नोट छापे गए हैं पूरे पिछले साल, 27 ट्रिलियन का स्टिमुलस ग्लोबल इकोनॉमीज में आया है और उसका एक अंश इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट्स में आया। और सब एसेट क्लास आप देख लीजिए, सब एसेट क्लास बहुत अच्छे किए हैं, एक्सेप्ट आप बॉन्ड्स को देख लीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वहां यील्ड बढ़े इन्फ्लेशन के चलते, जो इन्फ्लेशन से क्षतिग्रस्त होते हैं वो एसेट इतने नहीं बढ़े, बाकी सब बेनिफिशियरीज ऑफ इन्फ्लेशन सब बढ़ते गए। तो वैल्यूएशन तो ज्यादा थे, ये जरूर बात है। सेंटिमेंट अब इसकी तरफ था कि जो इस तरह 22-23% का रिटर्न आ गया इस साल, वो अगले साल उतना नहीं आएगा, नॉर्मलाइज होगा, इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी, मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइज होगी और रिटर्न्स भी नॉर्मलाइज होंगे। बट ये नहीं दिख रहा कि बहुत एक सीवियर करेक्शन आएगा इस मार्केट में। आज जो आया है वो एक ग्लोबल लेवल पे रिस्क ऑफ आया है, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि भारत का इशू है या अमेरिका का इशू है या यूरोप का एक इशू है कि कोविड केसेस वहां बढ़ रहे हैं। ये एक कोऑर्डिनेटेड, जापान के मार्केट्स खुले तब से लेकर, और अब यूएस मार्केट फ्यूचर्स डाउन है 2-2.5%, उनका जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो 5.5% डाउन है। बिटकॉइन बेयर मार्केट टेरिटरी में चला गया। तो कोरिलेटेड कोऑर्डिनेटेड रिस्क ऑफ जब आता है वो एक किसी फैक्टर के कारण आता है, वो कुछ फंडामेंटल नहीं है या ये बड़ी देर से बन रहा था, ऐसा नहीं है। एफआईज की फिगर्स के पीछे हमें यह भी देखना है कि 56,000 करोड़ उन्होंने आईपीओस में डाले हैं। तो ये जो फिगर सेबी वगैरह का आता है, ये सेकेंडरी मार्केट का है, और अगर आप वो सब कुछ ऐड करके देखें तो इतना खराब एफआई का नंबर नहीं है भारत के लिए भी। और तीसरी बात है, एफआईज जब बेच भी रहे थे, जो सेकेंडरी में बिका है, फिर भी मार्केट बढ़ा है क्योंकि डीआईएस ने खरीदा और साथ में रिटेल का जो पार्टिसिपेशन आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि रिटेल ने आज उठ के बोला कि मैं निकल जाऊं, या डीआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस तो इन्वेस्टेड ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेचेंगे इस लेवल पे। ये थोड़ा बहुत आज जो सेलिंग आया है वो पैनिक सेलिंग है। लकीली सेबी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेते रहे हैं, मार्जिन मार्केट में इतना नहीं है, इतना ये ओवरबॉट मार्केट नहीं है उस तरह का 2008 की तरह का कि आपको मार्जिन कॉल्स आ जाएंगे और इस मार्केट को ये गिराएंगे। यूएस मार्केट थोड़ा हैवी है, उसमें थोड़ा करेक्शन आएगा, उसमें ऑप्शंस के जरिए लोग कर रहे हैं। अब टेस्ला के ऑप्शंस ही इतने ह्यूज रहते हैं, कॉल ऑप्शंस लोग खरीदते जाते हैं, बट वो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी चली है 12-14 महीने से, तो लोग उसमें चलते जा रहे हैं। तो ये केवल मैं कहूंगा कि ये ट्रेंड नहीं था, ये ट्रेंड के विरुद्ध है। और जैसे चतुर्मोता जी ने कहा कि ये आज ट्रेंड हो सकता है कि ट्रेंड बदल रहा है, अगर ये की टेक्निकल लेवल्स को तोड़ेगा अभी तो हो सकता है ट्रेंड बदल रहा है। फंडामेंटली मुझे नहीं दिखता, फ्लोज के वाइज नहीं दिखता। अगर आप यूएस मार्केट में देखें, $900 बिलियन आए हैं पिछले 12 महीने में। बैंक ऑफ अमेरिका की अभी रिपोर्ट निकली है, जो पिछले 20 साल के कंबाइंड लेवल है वो $900 बिलियन इस साल आए हैं ईटीएफ्स में और लॉन्ग ओनली फंड्स में। तो फ्लोज बहुत तगड़े हैं नीरज जी, फ्लोज कम नहीं हुए अभी तक। हाँ सर, लेकिन अब तो ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है ताज़ा, वो ये कहती है कि बॉन्ड बैंक 15 नहीं $30 बिलियन की होगी बॉन्ड टैपरिंग, और उसके बाद कैलेंडर ईयर FY22 में 2 बार रेट हाइक हो सकती है। कुछ ब्रोकरेज एजेंसी कह रही है कि वो चाइना की को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इंडिया को ट्रिम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रीजंस बन रहे हैं। गुरमीत, ये बताइए कि एक बड़ी पिकुलियर सी सिचुएशन बन रही है। लिक्विडिटी के दम पे हमारी ये रैली चली ग्लोबली, सब जगह से खूब पैसा आया तो रैली चलती रही। अब पैसा सक आउट हो रहा है मार्केट से, और उस समय ये कोविड का एक नया वेरिएंट आ रहा है जहाँ पे एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, यूरोप में हो रही है, यूएस में हो रही है,
जर्मनी में बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी पता नहीं, हो सकता आगे कहाँ कहाँ होंगी पता नहीं मुझे। और दूसरी तरफ वो इन्फ्लेट इसलिए हुआ क्योंकि लिक्विडिटी के जरिए हमने बहुत सारी चीज़ें, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ये सब हुई। ऐसी परिस्थिति में जब पैसा निकल रहा है सिस्टम से, भारत को कम से कम 2-2.5 लाख करोड़ और एडिशनल चाहिए बजट के अलावा, क्योंकि बहुत सारी स्कीम हमने इस दौरान की, फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सटेंड कर दी, फूड ग्रेन फ्री वाली स्कीम एक्सटेंड कर दी। तो फिर हम ये कैसे मान लें, और लगातार 6 महीने से बेच ही रहे हैं FIIs, तो क्या मुझे लगता है कि सस्टेन करना चाहिए। एक चीज में और आप करेक्ट करिए मुझे, क्या FI डेटा रिसेंट मंथ में भी वैसा ही था, बढ़ता हुआ दिख रहा था? FI माफ कीजिएगा, म्यूचुअल फंड का डेटा, वहां तो कुछ हमको लगता है श्रिंकेज दिखी है लास्ट मंथ? इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा शिफ्ट हुआ है फ्लोज नीरज जी, हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड्स की तरफ इक्विटी से। ऐसा कोई मेजर आउटफ्लो नहीं है। SIP को 10,000 करोड़ क्रॉस कर गई है। दूसरा, ये तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है नीरज जी। अगर आपको ये लग रहा है कि टेपरिंग बढ़ेगा, रेट हाइक्स ज्यादा होंगे, और एट द सेम टाइम अगर नया वेरिएंट आ रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन होंगे, तो वो दूसरी चीज नहीं होगी। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर नॉर्मल रही, ग्रोथ स्ट्रांग हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो टेपरिंग ज्यादा होगी पेस में और हाइक शायद ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से डिस्टर्ब होती है, फिर से लॉकडाउन होते हैं कुछ सिटीज में, ऑस्ट्रिया ने आज लॉकडाउन किया है, इटली में कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए होता है, तो वो फिर थ्योरी की एग्रेसिव रेट हाइक्स होंगे और टेपरिंग होगी, वो नहीं हो सकती। दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। और जैसा जी ने बोला कि अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को देखें तो इतना बुरा नहीं है फ्लोज का डेटा जितना ऑप्टिकली दिख रहा है। दूसरा नहीं जी, आज CDSL ने, मुझे लगता है एक जो मीडियम टर्म थीम है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, वो ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है। आज CDSL ने अपडेट किया कि 5 करोड़ डीमैट अकाउंट क्रॉस हो गए। हमने 100 दिन में 1 करोड़ डीमैट अकाउंट ऐड किए हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड जो है थोड़ा सेकुलर है। बीच में करेक्शंस आने भी चाहिए। इनफैक्ट 2001-2 से अगर आप देखेंगे, शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो कि 10-15% करेक्शन ना आया उस साल। थोड़ा सा आप देखिए, 7,500 निफ्टी के बाद 150% का लगभग वर्टिकल रैली हुआ है। दूसरा, अगर आप सेकेंड वेव देखें, 15,600-700 से हम शायद 14,200-300 गए थे। तो और सेकेंड वेव भी काफी इम्पैक्ट हुआ था उसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी और पर्सनल ग्रीवेंस पे भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और जहां हमें वैल्यू पॉकेट्स दिख रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। सेकंड गेस मत करिए मार्केट को। और हमने क्या देखा है, अब साइकिल्स बहुत तेज हो गए नीरज जी। बाजार धीरे धीरे नहीं, जो इवेंट होता है उसको जल्दी डिस्काउंट करता है दोनों तरफ। जब अच्छी चीजों को डिस्काउंट कर रहा था तो हमने मार्केट को 18,600 पे भी देखा। जब वो नेगेटिव चीजों को डिस्काउंट करता है तो बहुत जल्दी डिस्काउंट करता है। तो वोलेटिलिटी बहुत जल्दी आती है, साइकिल्स थोड़ी छोटी हो गई है। तो इस इवेंट को प्ले आउट होने दीजिए और अपना एसेट एलोकेशन जो है उसको बराबर रखिए। जी माशुरी सर, क्या ये जैसे गुरमीत जी कह रहे हैं और बगा साहब ने कहा कि चढ़ने में बड़ा समय लगता है, धीरे धीरे ऊपर गया और गिरने में उसने एक दिन में हिसाब किताब बराबर किया, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि बहुत शार्प फॉल आई और वहां पे बॉटम बनेगा और फिर एक सस्टेन्ड रिकवरी देखने को मिलेगी, मतलब जो फ्रॉथ था वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है क्या? बिल्कुल, मैं आपकी बात से दोबारा से सहमत हूँ नीरज जी। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है कि जो एक्स्ट्रा फ्रॉथ था वो सिस्टम से निकल रहा है। बट आपको थोड़ा सा अपनी भारतीय बाजारों की और फंडामेंटली यदि देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा ऐसे चैलेंजेस है। यदि देखा जाए तो आपका जो GST कलेक्शन है वो 1,30,000 करोड़ के ऊपर है, सेकंड हाईएस्ट है। जो डीमैट अकाउंट जैसा हम भी बात कर रहे थे वो 5 करोड़ से ऊपर है। तो रिटेल निवेशक है वो काफी अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी साइजेबल अपनी जो सेविंग है वो स्टॉक मार्केट की तरफ मोबिलाइज कर रहे हैं, और उन्हें कन्विक्शन है कि जो हमारे मार्केट्स हैं वो चलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हुआ है आज एक टेम्परेरी इवेंट है, और चूंकि ग्लोबल मार्केट्स पे कर सकते इस इवेंट का, उन्होंने पहले से ही फॉल दिखाना शुरू कर दिया, तो उसके कारण से एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। बट कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि जो नेगेटिव न्यूज भी है उसे 1-2 दिन के अंदर डाइजेस्ट करके बाजार दोबारा से अपनी डायरेक्शन में चलेगा, एडजस्ट करेगी और जल्दी से ऊपर आएगी। चतुर्मोता सर, आपसे थोड़ा एजुकेशन वाला सवाल है। अभी आपने एक टर्म कॉइन किया था 100 डेमा, 100 ही से ना सर वो, तो हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में और बुलेट पॉइंट में समझाइए कि ये क्या होता है। और आपने कहा 17,000 अगर सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो फिर ठीक रहेगा, लेकिन आज दिन के दौरान उसने एक बार ब्रीच किया, क्या मतलब है इसका, इस नंबर का? और ये जो डेमा आप समझा रहे थे ये क्या होता है?
नहीं तो देखिए, मूविंग एवरेजेस हैं और मूविंग एवरेजेस जनरली प्राइस को स्मूदन करने का एक तरीका है, एक ट्रेंड को पता करने का एक तरीका है। तो इसमें जनरली 2 इंपॉर्टेंट एवरेजेस है जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं अपनी एंट्री और एग्जिट के लिए। तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट एवरेजेस है, कि 100 डे मूविंग एवरेज और एक है दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब से ये रैली शुरू हुई है मार्च 2020 के बाद, और जब से हम उसके बाद से एक रैली सस्टेन कर रहे हैं, तब से हम कंटिन्यूस बेसिस पर 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और जब भी कभी एक आध बार ऐसा हुआ भी कि इंडेक्स ने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, तो 1 या 2 दिन के अंदर में उसके बाद से एक सीरियस रिवर्सल बाजार ने बनाना शुरू किया। अगर से इस बार भी बाजार यही करता है तो इसके लिए 17,000 का लेवल एक बहुत अहम लेवल होगा जिसको ये ब्रेक नहीं करेगा। पर किसी भी कारणों से 17,000 के नीचे बाजार टिकने लग जाए, कोई भी कारण से 1-2 दिन आप देखें और सेलिंग आना शुरू हो जाए, तो ये अच्छे सिग्नल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी भी इस ड्यूरेशन में बढ़ रही है। तो मैंने कहा रिवर्सल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 17,000 के ऊपर टिकना। और ये टिकना मैं 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कम से कम 3 से 4 दिन बाजार को इस 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिकना बहुत जरूरी होगा। चाहे इसके लिए आपको 17,300-400 के ऊपर खरीदारी करना पड़े, वो ज्यादा बेहतर विकल्प होगा रेदर देन बॉटम पे बाय करना। क्योंकि मैं नहीं समझता कभी भी, और आपने भी देखा नीरज जी, कि पैसा बॉटम पे खरीद कर टॉप पे बेचने से नहीं बनता, एक राइट ट्रेंड को पकड़ने से बनता है। तो राइट ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा, और राइट ट्रेंड तभी बनेगा जब इस 100 डे के ऊपर 3 से 4 दिन हम कंटिन्यूस बेसिस पर, क्लोजिंग बेसिस पर टिके रहे। सर बॉटम तो कोई पकड़ भी नहीं पाता है बॉटम तो ढूंढते रह जाते हैं। अच्छा एक सवाल और, ये जो 3 तरह के आपने एवरेजेस बताए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? अब जैसे क्या होता है 100 वाला टूट गया तो फिर 50 वाला देखने लगेंगे, वो टूट गया तो और 20-10 वो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं निफ्टी का वो कौन सा एवरेज है जो ब्रह्म वाक्य है कि ये नहीं टूटना चाहिए साहब? ये 20 और 50 तो बहुत पहले टूट चुका है नीरज जी, 18,000 पे, और तब से ही हम आपके शो पे कई बार पुट प्रोटेक्शन के लिए बाय करने के लिए रिकमेंड भी कर चुके हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज है जिसको हम लक्ष्मण रेखा के तौर पर यूज करते हैं, वो है 200 डे मूविंग एवरेज। और 200 डे मूविंग एवरेज अगर से अभी मैं इस समय देखूं तो बाजार में वो लेवल है करीब 16,150 16,200 की ट्रेजेक्ट्री में। तो किसी भी कारण से अगर से आप इस 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे टिकते हैं, जो कि 17,000 के नीचे है, तो फिर जो नेक्स्ट रीजनेबल सपोर्ट है वो आपको 200 डे मूविंग एवरेज पर ही देखने को नजर आएगा, जो कि करीब 16,200 के आसपास की ट्रेजेक्ट्री इस समय चार्ट पर नजर आ रही है।